सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान हमारा अतीत भाग थर्ड कक्षा 8 की हिस्ट्री का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, डॉक्टर IAS चैनल में आपका स्वागत है और मैं आपको NCERT की जितनी भी सामाजिक विज्ञान की पुस्तकें हैं उसका पूरा अध्ययन कराऊंगा। और दोस्तों, मेरे साथ इसी तरह आप बने रहिए और हमेशा अपना प्यार देते रहिए। तो दोस्तों, आज हम चलते हैं सामाजिक विज्ञान की फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन करेंगे। और दोस्तों, रोज़ एक चैप्टर में डालूँगा और रोज़ आपको इसको पढ़ना है। और दोस्तों, काफ़ी दिक्कत आती है कि NCERT की किताबें कहाँ से डाउनलोड करें। तो दोस्तों, मैं NCERT की किताबें भी मेरी डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं इसमें जो कंटेंट हैं उसको देखते हैं। तो दोस्तों, जो सामाजिक विज्ञान हमारा अतीत भाग थर्ड, क्योंकि जो NCERT की नई पुस्तकें हैं उसमें लगभग अलग अलग, पहले सामाजिक विज्ञान की एक पुस्तक चलती थी जिसमें अलग अलग भाग होते थे, लेकिन अब अलग अलग भाग चलते हैं जिसमें भूगोल अलग हैं, इतिहास अलग हैं। तो दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 8 की इतिहास का। और दोस्तों, बात करते हूँ तो ये नई किताबें हैं दोस्तों, जो नई पुस्तकें हैं, पुरानी नहीं हैं, ओल्ड नहीं हैं, नई हैं। तो दोस्तों, देख लीजिए। अब सीधे चलते हैं कंटेंट पे। इसी तरह ये इसकी पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति हैं। और दोस्तों, पहले चैप्टर पे चलते हैं। ये देख लीजिए, इसकी विषय सूची है। ये जो पहला चैप्टर है कैसे, कब और कहाँ। और जो दूसरा चैप्टर है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती हैं। और जो तीसरा चैप्टर है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। चौथा चैप्टर है आदिवासी दिक्कू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। और जो पांचवा चैप्टर है जब जनता बगावत करती है, जब वो 1857 की क्रांति के बारे में। और जो छठा चैप्टर है उपनिवेशवाद और शहर, एक शाही राजधानी की कहानी। तो दोस्तों, जो बच्चे UPSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए NCERT की किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, ये किताबें आपको कहाँ से पढ़नी हैं उसके बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ कि NCERT का एक ऐप आता है, उस पर ये सारी किताबें आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, चलते हैं हम इसके पहले चैप्टर पर। तो जो दोस्तों, पहला अध्याय है कैसे, कब और कहाँ। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मागर्म बहसें चलती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। आप भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में की बातें करने लगते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमारे ऐतिहासिक सवाल नहीं उठते। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हम देख रहा हैं वह हमेशा से ऐसा ही हो रहा है। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन शुरू कब से हुआ। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि किस ज़माने में अखबार नहीं छपते थे, उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। तो इस प्रकार की सभी बातें हमें इतिहास से ही प्राप्त होती हैं। और दोस्तों, आगे बात करते हैं तो ये जो सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रतिक्रियाएं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत है जो एक लंबे समय तक चलती हैं। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी ज़बान पर चढ़ा था।
इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इस तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ था, अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती हैं। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब ये खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे। तो फिर लोग इतिहास की तारीखों से जोड़ कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की एक वजह है। एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चे पैदा हुए, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा और उसके बाद कब कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए एक निश्चित तिथि बताई जा सकती थी और इस तरह के इतिहास में तिथियों का महत्व बना रहता था। अब जैसा कि पिछले 2 सालों की इतिहास की किताबों में आपने देखा होगा, अब इतिहासकार बहुत सारे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर कैसे बनते थे और बाज़ार किस तरह फैले हैं, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति व समाज किस तरह बदले। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये व्यर्थपूर्ण रीडिंग है, लेकिन नहीं है दोस्तों ऐसा, क्योंकि यह जो रीडिंग है उसको आप ऑडियो के रूप में डाउनलोड करके भी सुन सकते हैं, जिससे आपकी पूरी किताब को आप ऑडियो के माध्यम से भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों, इसको एक ऑडियो फॉर्मेट समझ लीजिए। और तो दोस्तों, जो कौन सी तारीखें, कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है? हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी सुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदलता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उनके हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होते थे और आखिरी वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते हैं। अलग अलग अध्याय में हम दूसरे गवर्नर जनरलों हेस्टिंग्स, वेल्लेस्ली, बेटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वाइसरायों का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था और इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उन गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। ये ऐसा था मानो इन लोगों के जीवन के बारे में कोई चीज़ नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरल के इतिहासों के चौखटे पे हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं? जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसके टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती हैं। जो इतिहासकार गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है, उसमें भारतीयों की गतिविधियाँ कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए वह कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हमें इतिहास का अलग अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेगी। हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, हम अवधियां कैसे तय कर सकते हैं? 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में एक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा। कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की तो दोस्तों, इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की खासियत, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसीलिए
ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच बदलाव का क्या महत्व है। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधन और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। तो दोस्तों, ये सही बात है और सच भी लगती हैं। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए ज़रूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यह सुझाव दिया था कि अंग्रेज़ों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेज़ों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। इतिहास कि इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन ने पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की ज़रूरत क्या है? अगर हमें ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि और के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का एक ही धर्म नहीं होता था। अंग्रेज़ों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिक की ताकतों के विकास का युग माना जाता था। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं जैसा कि आप इस किताब में देखते हैं? अंग्रेज के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, न ही आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। तो औपनिवेशिक क्या होता है? इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेज़ों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए। आप ये भी जानते हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज और तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशिकरण की कहा जाता है। तो आपने जाना अभी औपनिवेशिकरण क्या होता है, लेकिन जल्दी आप यह समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह में इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर सकते। इसीलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कहीं अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया है। तो दोस्तों, हम किस तरह जानते हैं भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोत को इस्तेमाल करते हैं? प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए एक सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होता है। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता था। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है, लिहाजा उन्हें सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए गए। तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी सबके सामने अपने अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचा कर रखने के लिए अभिलेखागार, अकवई और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। वहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकलें बनाई जाती थी। उन खुश
नवीसी के माहिर लिखते थे। कुछ नवीसी या सुलेख नवीस ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी थी। इन तकनीकों के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाई के दस्तावेजों की कहीं कहीं प्रतियां बनाई जाने लगी। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व है। तो दोस्तों, जो औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता था। अंग्रेजों का विश्वास था कि किस देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गाँवों में राजस्व सर्वेक्षण करने के लिए इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता व मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतु तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वनस्पति सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातत्वीय सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाने लगे। और अधिकृत रिकॉर्ड से भी क्या पता नहीं चलता। रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड है। तो दोस्तों, इस चित्र को आप देख सकते हैं 1857 के जो क्रांतिकारी थे उसको। तो दोस्तों, इनमें हमें यही पता नहीं चलता कि सरकारी अफसर क्या सोचते हैं, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें ये समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती थी कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाई की क्या वजह थी। इन बातों को जानने के लिए हम कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना ज़रा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से लोगों की डायरिया, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों की संस्मरण महत्वपूर्ण, लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे जैसे छपाई की तकनीकी फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। नेताओं और सुधारकों में अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनमें हमें यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर ज़िंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभव से गुजर रहे थे। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं। जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगी आपको यह बात समझ में आने लगेगी। तो दोस्तों, यह पहला अध्याय था जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। और दोस्तों, अगर इसी तरह आप निरंतर पढ़ते रहेंगे तो एनसीईआरटी की सारी किताबें धीरे धीरे करके पढ़ लेंगे आप। और दोस्तों, डॉक्टर IAS चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और ध्येय के साथ अपना अध्ययन को जारी रखें और आप एक दिन UPSC ज़रूर कर पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।